हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया के डीप मिलिट्री रिलेशंस के बारे में विद नेपाल। बहुत कुछ आपको यहां पर जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहां पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। और स्टडी आईक्यू की हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। नाउ ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है कि आपको पता लगे कि आज के समय नेपाल और इंडिया के रिलेशंस जो लगातार खराब हो रहे हैं, यहाँ पर स्टेक पर क्या है, क्या दोनों कंट्रीज खो सकती हैं अगर रिलेशंस दोनों कंट्रीज के बहुत ही तेजी से ऑफिशियल लेवल पर खराब होते हैं और इंडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है अगेंस्ट नेपाल। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें नेपाल मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री की, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी आबादी है। इंडिया की टोटल आबादी 135 करोड़ के आसपास है, वेरास नेपाल को आप अगर देखें तो इनकी आबादी रफली 2 करोड़ 80 लाख के आसपास है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जहां पर इंडिया की रैंक है चाइना के पीछे नंबर 4, नेपाल की रैंक है 122 बिहाइंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो नेपाल की ओवरऑल मिलिट्री कुछ इतनी स्ट्रांग है नहीं, इनके पास कोई प्रॉपर एयरफोर्स नहीं है, इनकी नेवी नॉन एग्जिस्टेंट है। इंडिया का जो मेन रिलेशन है नेपाल से इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, वो है उन गुरखा सोल्जर से जो नेपाल में पैदा होते हैं मगर इंडिया में आके इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्व करते हैं एज सोल्जर्स या फिर ऑफिसर्स। इसकी शुरुआत काफी पुरानी है। आप अगर महाराजा रणजीत सिंह के टाइम से भी देखो तो उनकी सेना में भी कुछ गुरखा सोल्जर्स थे, उनको भी पता था कि इनका जो पोटेंशियल है एज फाइटर्स, एज सोल्जर्स, ये कमाल का है। और बाद में ब्रिटिश इंडिया में भी गुरखा सोल्जर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। ब्रिटिश इंडिया ने पहली बटालियन रेस करी थी गुरखा रेजिमेंट की एज द नसीरी रेजिमेंट अप्रैल 24, 1815 में। ब्रिटिश इंडिया की आर्मी की तरफ से ब्रिटेन की सेवा में गुरखास ने बहुत सी जंगें लड़ी और बहुत से गुरखास ने अपनी जान भी कुर्बान कर दी फॉर द एम्पायर। इसमें प्राइमरली हम 2 इवेंट को देखेंगे। एक तो है वर्ल्ड वॉर 1, जहां पर उस वक्त ब्रिटेन ने 10 गुरखा रेजिमेंट रेस कर दी थी। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखो गुरखास का मेजर रोल था। नेपाल के जो गुरखास थे इनको रिक्रूट किया जाता था अंडर ब्रिटिश इंडियन आर्मी और फिर इनको ये भेजते थे वेस्टर्न डेजर्ट में, इटली में, ग्रीस में, मगर ज़्यादातर वो ब्रिटिश इंडिया के ध्वज के अंडर लड़ रहे थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टोटल 1,10,000 गुरखा लड़े थे फॉर ब्रिटेन और इसमें से 30,000 गुरखा ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि जो सबसे मुश्किल ट्रेन होती थी, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल बैटल्स थी, वहाँ पर ये गुरखास को एक्सटेंसिवली यूज़ करते थे। हिटलर ने भी गुरखास के खिलाफ लड़ते वक्त ये बोला कि अगर मेरे पास गुरखा होते तो दुनिया की कोई भी आर्मी मुझे हरा ना पाती। तो ये तो हमने बात करी है नेपाल के गुरखास के रोल के बारे में इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया को जब एक बार फ्रीडम मिल गई तो इंडिया, नेपाल, ब्रिटेन के बीच में एक ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट हुआ नवंबर 1947 में। इसके अंदर डिसाइड किया गया कि अभी के लिए जो गुरखा सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी में, इनको किस तरीके से हम बांटेंगे ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच। तो इस बंटवारे में इंडियन आर्म फोर्सेस को 1 लाख गुरखा सोल्जर्स मिले और कई हजारों गुरखा सोल्जर्स ब्रिटेन चले गए और उन्होंने वहां पर ब्रिटिश आर्मी को सर्व किया। और तब से लेकर आज तक एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया, ब्रिटेन और नेपाल कि नेपाल की धरती में पैदा हुआ कोई भी गुरखा इंडियन आर्मी या फिर ब्रिटेन की आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। हालांकि ब्रिटेन की आर्मी के लिए वैकेंसी बहुत कम निकलती है। रफली आज के समय ब्रिटिश आर्मी में 500-600 के आसपास गुरखा होंगे। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखो इंडियन आर्मी को, तो हमारी आर्मी में आज के समय 40,000 गुरखा हैं फ्रॉम नेपाल। और बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि गुरखास की जो ब्रेवरी थी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में, ये देखते हुए बहुत से कंट्रीज ने अपने दरवाजे खोल दिए इनके लिए फॉर देयर आर्मी। हालांकि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। फॉर एग्जांपल एक देश है ब्रुनाई, आपको पता होगा, आसियान देश है, ऑयल रिच कंट्री है, बहुत ही छोटा देश है। इनके यहाँ भी एक गुरखा रिजर्व यूनिट होता है जहाँ पर 500 गुरखा आज के समय सर्विस कर रहे हैं फॉर ब्रुनाई डिफेंस फोर्सेस। उसके अलावा एक गुरखा कंटीजेंट है सिंगापुर में भी, आर्मी का नहीं है, पुलिस का है। यहाँ पर भी आपको 200-300 गुरखा मिलेंगे। फिर ब्रिटिश आर्मी का मैंने आपको बताया, अभी 500-600 गुरखा हैं ब्रिटिश आर्मी में, मगर वो चाहते हैं कि इन द फ्यूचर इसको बढ़ाकर 800 के आसपास करें। फ्रेंच आर्मी का जो दरवाज़ा है वो भी खुला है गुरखास के लिए। एक गुरखा जो नेपाल में पैदा हुआ है
वो फ्रेंच आर्मी के लिए भी अप्लाई कर सकता है, बट अगेन वैकेंसी काफ़ी कम होती है, रफली 200-300 के आसपास। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इंडियन आर्मी की, तो 1947 से इंडिया और नेपाल के बीच में एक बहुत ही अच्छा ये एक सिस्टम है कि नेपाल में पैदा हुआ कोई भी गोरखा या कोई भी नेपाली नागरिक इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकता है, एक जवान के रूप में या फिर एक ऑफिसर के रूप में। एक नेपाल का नागरिक इंडिया में आकर एडमिशन प्राप्त कर सकता है नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम्स के थ्रू, किसी भी टाइप की रैंक वो पा सकता है इन द इंडियन मिलिट्री। और तो और जो नेपाली आर्मी है, मतलब कि उनकी जो आज के समय आर्मी है, वहाँ से भी बहुत से सोल्जर्स आते हैं इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग करने के लिए। हमारी एकेडमीज में हम उनको ट्रेन करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं नेपाली आर्मी और इंडियन आर्मी के। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि नेपाल का नागरिक अगर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है तो बेनिफिट्स में कुछ डिफरेंस होता है। तो देखो, यहाँ पर इंडियन आर्मी ने पूरा ध्यान रखा है नेपाली आर्मी का। जो बेनिफिट्स एक इंडियन नागरिक को मिलते हैं वही बेनिफिट्स एक नेपाली नागरिक को मिलते हैं इंडियन आर्मी को सर्व करते वक्त। उनको अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उनको पेंशन चाहिए, जो भी बेनिफिट एक इंडियन बॉर्न इंडियन ऑफिसर या फिर जवान को मिलेंगे वही बेनिफिट्स मिलेंगे एक नेपाली बॉर्न इंडियन आर्मी के सोल्जर को। रिलेशंस आप अगर देखो ग्राउंड लेवल पर, केपी ओली क्या कह रहे हैं उसको एक बार को आप इग्नोर करो। आप अगर ग्राउंड लेवल पर देखो तो रिलेशंस इतने अच्छे हैं कि इंडियन आर्मी काफ़ी बार नेपाल में जाकर जो उनके बहुत सारे गांव हैं वहाँ वाटर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है और अपनी तरफ से कोशिश करती है कि जो नेपाली सोल्जर्स यहाँ से वापस गए हैं नेपाल, वहाँ पर भी उनकी जो लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। आज के समय आप अगर देखो तो 40,000 नेपाली नेशनल्स सर्व कर रहे हैं प्राउडली 7 गोरखा रेजिमेंट्स में ऑफ द इंडियन आर्मी और 80,000 रिटायर्ड सोल्जर्स ऑफिसर्स हैं जो आज के समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं इंडिया से। नाउ इन सोल्जर्स के अलावा 11,000 विडोज भी हैं, मतलब कि कोई ऑफिसर सोल्जर है जो अब नहीं रहा तो उसकी जो वाइफ है, जो विडो है, उनको भी पेंशन मिलती है फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। और इस सब में इंडिया स्पेंड भी बहुत ही ज़्यादा करता है। इंडिया $12 बिलियन स्पेंड करता है इन पेंशन ऑन नेपाली नेशनल्स एवरी ईयर। ये जो अमाउंट है ये मैं कोट कर रहा हूँ फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल का नाम है लॉन्ग स्टैंडिंग इंडो नेपाल पार्टनरशिप थ्रेटेंड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट इन काठमांडू। और यहाँ पे इन्होंने कोट किया है कि इंडिया स्पेंड्स $12 बिलियन फॉर पेंशंस टू नेपाली नेशनल्स ओनली इन 1 ईयर। और ये बात सही भी है। इंडिया का जो डिफेंस बजट है ऑल्दो ऑन पेपर आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट $65 बिलियन का है, मगर इसमें से बहुत ही बड़ा चंक जाता है टू पेंशंस टू नेपाली सोल्जर्स एज वेल एज इंडियन सोल्जर्स। और आप अगर हायर रैंक में देखो तो जो इंडियन आर्मी चीफ हैं उनको एक ऑनररी टाइटल मिलता है ऑफ नेपाली आर्मी चीफ। ऑनररी होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन आर्मी के जो जनरल हैं ये कमांड करेंगे नेपाली आर्मी को, एक समान होता है। सिमिलरली जो नेपाल के आर्मी चीफ हैं उनको भी हम एक ऑनररी रैंक देते हैं ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। यहाँ पर आप देख पाओगे 2019 का आर्टिकल है। जो नेपाल के आर्मी के चीफ हैं इनको भी ऑनररी रैंक मिली थी ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इतनी ज़्यादा डीप मिलिट्री एंगेजमेंट मेरे हिसाब से दुनिया में बहुत ही कम कंट्रीज़ की होगी। एग्रीमेंट साइन होते हैं, डिफेंस की डील्स होती हैं, मगर ये काफ़ी बार बनती हैं, टूटती हैं। 5-6 साल में काफ़ी बार कंट्रीज़ अपनी पॉलिसीज़ चेंज करते हैं, मगर दो देशों के जो नागरिक हैं वो एक दूसरे की मिलिट्री में सर्व करें, अपने जो आर्मी चीफ हैं उनको इतना सम्मान दें, पेंशन तक का सिस्टम हो। इतने डीप रिलेशंस शायद ही आपको दुनिया के किसी और कंट्री में मिलेंगे एक्सेप्ट इंडिया और नेपाल। कहीं भी अगर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो बहुत ही रोबस्ट तरीके से फंक्शन कर रहा है तो कोई ना कोई लोग कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम को वो तोड़ दें और यहाँ पर प्रॉब्लम्स पैदा करें। तो नेपाल में भी आज के समय कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, कुछ आउटलॉड पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो ओपनली ये कह रहे हैं कि नेपाल को बैन करनी चाहिए अपने गुरखास की एंट्री इंडियन आर्मी में। इनका रीज़न यहाँ पर यह है कि अगर इंडिया चाइना की वॉर होती है तो उसमें ये लोग नहीं चाहते कि जो गुरखास हैं ये वीरगति को प्राप्त हो। तो ये देखिए अब नेपाल में कुछ ऐसी सोच आ रही है, मगर ग्राउंड लेवल पर जो पीपल टू पीपल रिलेशंस हैं दे आर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आज के समय देखो सबसे बड़ा खतरा ये है कि नेपाल में टोटलिटेरियनिज्म ना आ जाए, मतलब कि जो चाइना में सिस्टम है वन पार्टी कम्युनिस्ट सिस्टम, वो सिस्टम नेपाल में ना आ जाए। केपी ओली पावर के नशे में ये कोशिश ना करें कि नेपाल की वो डेमोक्रेसी ख़त्म कर दे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली अगला इनका टारगेट होगा
इंडिया नेपाल मिलिट्री रिलेशंस। तो अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि इंडिया नेपाल टाइज बहुत ही नाजुक समय से गुजर रही हैं बिकॉज ऑफ केपी ओली। उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप डिसाइड करेगी कि इन दोनों कंट्रीज का भविष्य क्या होगा, इनकी मिलिट्रीज का भविष्य क्या होगा। अभी के लिए हम यही कर सकते हैं, टू वेट एंड वॉच एंड सी के नेपाल में इवेंचुअली होता क्या है। फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।